हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं अनुराग सर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल मैं डिलाइट एकेडमी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो चैप्टर होगा ना, वो याद रखिएगा। मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं आज से, अभी से। इसका कोई मैंने शेड्यूल नहीं दिया है, क्योंकि ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास होने वाली है। लाइव क्लास मैं नहीं लूंगा। और याद रखिएगा, ये आपके 20 से 30 मिनट, याद रखिएगा, मेरी जो हर सीरीज आएगी ना, वो केवल 20 से 30 मिनट, लास्ट 35 मिनट की ही होगी। और इस 35 मिनट में याद रखिएगा, आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको 110% वही क्वेश्चंस मिलेंगे, वही टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें से आपको नीट में क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। और आज हमारा पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग आखिर में क्या क्या आने वाला है। ओके, देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपका अर्नेस्ट मायर जी के बारे में। ठीक है, तो अर्नेस्ट मायर जी आप सब जानते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है इनको। और याद रखिएगा, अर्नेस्ट मायर एक बहुत बड़े एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। क्या थे? एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, कौन? अर्नेस्ट मायर जी। ठीक है, और याद रखिए, यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज। याद रखिएगा, मैं अगर हिंदी पढ़ाता तो बेचारे इंग्लिश मीडियम वाले बुरा मान जाते, अगर मैं इंग्लिश पढ़ाता तो हिंदी मीडियम वाले बुरा मान जाते। तो यहाँ पे मैं दोनों लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन लेके आया हूँ, इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपको समझ में आएगा, अगर आप हिंदी मीडियम से तो भी आपको मेरी ये क्लास 110% समझ में आएगी ही आएगी। उसके बाद है उनका कंट्रीब्यूशन एवोल्यूशनरी और टेक्नोनॉमी में था। उन्होंने क्या किया था? एवोल्यूशनरी टेक्नोनॉमी में उनका जो काम था ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और उन्हें क्या कहा जाता है? 20th सेंचुरी ऑफ बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, और इसी वजह से, ठीक है, उनको बहुत सारे क्या हुए, पुरस्कार मिले थे, प्राइज मिला था। ठीक है, और उसमें से याद रखिएगा, उन्हें कहते हैं हम लोग ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि उन्हें बायोलॉजी का सबसे मोस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्राइज मिला हुआ था, वो भी एक नहीं तीन ठो। ठीक है, याद रखिएगा। कौन कौन सा? बेल्जियन प्राइज 1983 में। ठीक है, बेल्जियन प्राइज 1983 में। दूसरा है आपका इंटरनेशनल प्राइज 1994 में। और उसके बाद है आपका कैराफूड प्राइज 1999 में। तो ये सारे पुरस्कार इनको मिले हुए थे, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। और याद रखिएगा, ये 100 साल की एज में होके ये मरे थे। ठीक है, उसके बाद है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर। आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, तो उसके यूनिक फीचर्स अलग थे। हम लोग बोलते थे ना, वो ग्रोथ करता था, वो रिप्रोडक्शन करता था, ठीक है, वो सांस लेता था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी हम लोग गिना रहे थे, वो चल सकता था, वो फिर सकता था। तो वो क्या होता था? लिविंग ऑर्गेनिज्म होता था। बट अब क्या है, उसके कुछ खास यूनिक फीचर्स हैं। आप देखिएगा, सबसे पहले ग्रोथ, यानी कि बढ़ना। याद रखिएगा, इसमें भी एब्स्ट्रक्शन है, और ये एब्स्ट्रक्शन मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में। उसके बाद है रिप्रोडक्शन, मतलब नया ऑर्गेनिज्म बनना। ये भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही फीचर है। उसके बाद है आपका सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अपनी बॉडी को मेंटेन करना। ठीक है, आपकी बॉडी में कैसे आपके जो सेल है ना, वो सेल्फ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ये सब इसी में है। उसके बाद एनवायरनमेंट को सेंस करना, रिस्पॉन्स देना, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेशन, इंटरेक्शन और इमरजेंस एंड यूनिकनेस। तो ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ये वीडियो 2x पे ना ही देखनी पड़े। ये सारे फीचर्स मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से अलग करती हैं। ठीक है, नॉन लिविंग से अलग ये सारे फीचर्स ही करती हैं। उसके बाद है ग्रोथ इन अ यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या दे रहा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, अमीबा में ग्रोथ रिप्रोडक्शन सेम प्रोसेस होता है, क्योंकि सेल डिवाइड होते ही नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। आपने देखा होगा, अमीबा में अगर कभी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात आए, तो याद रखना आपकी वहां पे आपको अमीबा का जो है ना डायग्राम, वो अपने दिमाग में लेके आना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अमीबा की। अमीबा, अमीबा को आप जब भी देखिएगा, अमीबा क्या करेगा? वो जब भी बेचारा ग्रोथ करने के लिए क्या करता है? अपनी बॉडी को एनलार्ज करता है, उसका क्या हो जाता है? रिप्रोडक्शन हो जाता है। यानी कि उसमें क्या होता है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों साथ साथ होता है। बट मल्टीसेलुलर में ऐसा नहीं होता है। मल्टीसेलुलर में पहले ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद एक पर्टिकुलर ग्रोथ होने के बाद ही वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना रिप्रोडक्शन कर पाएगा। फिर उसके बाद है आपका नॉन लिविंग भी ग्रो करता है। अब कैसे करता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो करती हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया आप माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड माउंट्स। इसलिए ग्रोथ लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। देखिए, ये बात वाकई में सच है कि जो ग्रोथ होता है ना,
लिविंग थिंग्स का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता। ये आपकी एनसीईआरटी भी कहती है। क्यों नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ। आपने माउंटेन्स देखा है, ठीक है, तो माउंटेन्स में क्या होता है, जब बर्फबारी होती है तो उसके ऊपर क्या होता है, बर्फ की वजह से वो माउंटेन बड़ा हो जाता है, ठीक है, और इसी बड़ा होने की वजह से लोग कहते हैं देखो माउंटेन की क्या हो गई, ग्रोथ हो गई है। तो क्या माउंटेन की ग्रोथ वहां पे होती है? हाँ, वहां पे माउंटेन की ग्रोथ होती है, बट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या कैरेक्टर था, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है तो उसे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करेंगे। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, आपका माउंट सैंड माउंट्स बोल्डर्स ये सब क्या एक्सेप्शन है, क्योंकि उनकी भी ग्रोथ बढ़ती है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, जो भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, उनके अंदर कैसी ग्रोथ होगी, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगी। कैसी होगी, एक्सट्रिंसिक, मतलब बाहर से आके कोई भी चीज चिपक जाती है। मान लीजिए मैं नॉन लिविंग हूँ, ठीक है, तो मेरे से आके कोई यहाँ पे चिपक गया, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई वहां पे, तो क्या होगा, वो आपका ग्रोथ तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन बट मैं तो हूँ नॉन लिविंग, ठीक है। अब इमेजिन करिए मैं लिविंग हूँ, अब मैं खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, मेरे खाने की वजह से मेरी बॉडी का साइज बढ़ रहा है, यानी कि मेरा सेल मास बढ़ रहा है और सेल की भी ग्रोथ हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका अंदर से ग्रोथ हो रहा है, यानी कि लिविंग थिंग्स में अंदर से ग्रोथ होता है। ओके, उसके बाद रिप्रोडक्शन। देखिए आप सब जानते हैं कि रिप्रोडक्शन करने वाले सभी ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं, बट सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सके ये जरूरी नहीं होता है। आपके बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, म्यूल, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। यानी कि आपने म्यूल देखा होगा, म्यूल जो होता है, ठीक है, गधा और घोड़े का मिक्सर होता है, ठीक है, उनके कॉम्पिटिशन से, उनके क्रॉस से म्यूल बनता है, तो वो क्या होता है, बट वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है, लिविंग थिंग जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है वो। उसके बाद है स्टेराइल वर्कर बी। आप कहेंगे सर ये स्टेराइल वर्कर बी क्या होते हैं, वर्कर बी जितने भी होते हैं ना वो सारे स्टेराइल ही होते हैं। अब देखिए आप पहचानोगे कैसे, आप एक पत्थर उठाओ, ठीक है, पत्थर उठाने के बाद मधुमक्खी के छत्ते पे दे मारो, उसके बाद जो आपको दौड़ाएंगे ना वही है आपका वर्कर बी। तो आप समझ गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, यानी कि ऐसे कपल जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो इनफर्टाइल कपल कहलाते हैं। बहुत सारे जो होते हैं, किसी में एग फॉर्मेशन नहीं होता है, किसी की ट्यूब ब्लॉकेज होती है, किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है, किसी का स्पर्म फॉर्मेशन अच्छा नहीं, किसी का स्पर्म काउंट अच्छा नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिनकी वजह से वो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी कहलाते हैं। और वो लिविंग थिंग्स तो हैं बट वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन भी आपका क्या होगा, एक एक एब्स्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद है आपका मेटाबॉलिज्म। अब बात करते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म की, तो ये याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही कैरेक्टर है, ये नॉन लिविंग थिंग्स परफॉर्म कर ही नहीं सकती है। और मेटाबॉलिज्म का मतलब है पता है ना, मेटाबॉलिज्म इक्वल टू बॉडी में होने वाली सारी केमिकल रिएक्शन का टोटल जो जितना भी होता है ना वो आपका मेटाबॉलिज्म ही कहलाता है। मेटाबॉलिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसका, ठीक है, इसलिए मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप कुछ भी कहिए। ओके, उसके बाद आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात करते हैं। अगर हम लैब में इन विट्रो में मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं तो वो लिविंग थिंग्स नहीं होती है, लेकिन वो लिविंग रिएक्शन होते हैं। आप देखिए लैब में टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर लेते हैं, जो हम लोग अगर वो बना रहे हैं ना, तो उसमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं ना वो लिविंग थिंग्स नहीं है, लेकिन उसका जो रिएक्शन होता है ना वो आपका लिविंग थिंग्स ही कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कॉन्सियसनेस की। तो कॉन्सियसनेस जो होता है, सेल्फ कॉन्सियसनेस, देखिए यहाँ पे कॉन्सियसनेस जो है वो सभी लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर है, बट सेल्फ कॉन्सियसनेस जो है वो केवल ह्यूमन बींग्स का ही क्या है, केवल ह्यूमन बींग्स का ही कैरेक्टर है। सेल्फ कॉन्सियसनेस जो होती है वो सारे लिविंग थिंग्स में होती है, इसलिए हम लोग सेल्फ कॉन्सियसनेस को भी डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे लिविंग थिंग्स का। ओके, उसके बाद है कॉमन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, पास्ट में जैसा डीएनए था वैसा अभी भी डीएनए है, ठीक है, और क्या है आगे भी वैसा ही रहेगा, यानी कि तीन सब डीएनए क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मॉडिफाई भी होता है तो पुराने वाले को लेकर ही मॉडिफाई होगा वो, तो सबके डीएनए एक जैसे हैं क्योंकि सब कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं, ठीक है। डिग्री अलग हो सकती है, डिग्री देखिए अलग हो सकती है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा आपका और आपके फैमिली का, ठीक है, आपके फैमिली और आपका डीएनए सेम होगा, बट वही आपके चाचा का डीएनए, चाचा के बच्चों का डीएनए वो अलग होगा, फिर आप देखेंगे उनके बच्चों का डीएनए वो अलग हो जाएगा, तो वो क्या है, डीएनए तो सबके सेम है, बस कुछ डिग्री यानी कुछ थोड़ा सा चेंज है हल्का फुल्का। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, नंबर ऑफ स्पीसीज अभी तक लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी हैं,
इसको बायोडाइवर्सिटी करता है। देखिए इस दुनिया में इतने सारे जनसंख्या है ना, चाहे वो एनिमल्स के हो गए, चाहे वो प्लांट्स के हो गए, यही सब मिला के ना बोलते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी है। तो वो टोटल कितने हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक इस धरती पे खोजे जा चुके हैं, और ये इतना ही आंकड़ा है जो केवल लिखित है। उसके बाद कितने सारे खोजे गए होंगे जो अभी लिखित भी नहीं है, और एनसीईआरटी ने तो बहुत दिनों से अपने आप को अपडेट भी नहीं किया। 1.7 टू 1.8 मिलियन ही चिल्ला रही है, अपडेट भी बहुत सारे हुए होंगे। ओके, उस दिन देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए 1.7 टू 1.8 मिलियन ही है। ओके, अब बात करते हैं आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन। आईसीबीएन का देखिए फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ये प्लांट के लिए होता है, यानी कि इसका मतलब ये है, अगर हम कोई भी नाम, ठीक है, प्लांट को ऐसे ही नहीं दे सकते हैं, तो ये नाम देने का काम केवल और केवल आईसीबीएन करती है, अगर आपने कोई प्लांट खोजा है तो। और आईसीजेडएन की बात करते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो अगर आप कोई एनिमल खोजते हैं, ठीक है, कुछ भी करते हैं, तो आपको आईसीजेडएन से संपर्क करना पड़ेगा, तभी आप उसका नाम दे पाओगे। अब बायोलॉजिकल नेम्स के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट से आपका हर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होता है। सबसे पहला जो नेम होता है वो जेनरिक नेम होता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। यानी कि पहला जो नेम होता है ना, जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं ना, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम जो होता है होमो सेपियंस होता है, तो होमो जो हो गया वो जीनस को प्रेजेंट करेगा, और सेपियंस जो हो गया वो आपका स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो दो नाम वाले सारे सिस्टम को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इस सिस्टम को कैरोलस लीनियस दिया था, ठीक है। याद रखिएगा, आपको बस इतना ही कहना चाहता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। और उन्होंने ये बताया था कि हर ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं, पहला जीनस का और दूसरा आपका स्पीसीज का, ठीक है, वही नाम जो है। अब यहाँ पे एक आपको मैं बताना चाहूंगा एग्जाम्पल, आप जो एनसीईआरटी खूब लिखती है, आम का मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंजीफेरा आपका जीनस है, और इंडिका क्या है, आपका स्पीसीज है। और साइंटिफिक नेम के बाद ऑथर का नेम ये जरूर लिखा जाता है, ठीक है, ऑथर का नेम जरूर लिखा जाता है। जैसे कैलोरस लिनियस दिए थे, तो मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है, लिनियस का शॉर्ट फॉर्म लिन। उसके बाद है आपका साइंटिफिक नेम लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। पहला वर्ड जीनस, दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट होता है। हैंडराइटिंग में दोनों वर्ड्स अलग अलग अंडरलाइन किए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और फर्स्ट जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है ना, वो कैपिटल रहेगा, आपका स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा। अगर आप टाइप करते हैं, ठीक है, तो टाइप करने पे उसे हम लोग तिरछे अक्षरों में लिखेंगे। और अगर हम लोग हैंड राइटिंग में लिखते हैं, ठीक है, मान ली लिखा मैंजीफेरा इंडिका, तो हम लोग उसको सेपरेटली क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी की बात करते हैं हम लोग। तो क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हर ऑर्गेनिज्म को सिमिलर फीचर के बेसिस पर ग्रुप में बांटना। देखिए क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, देखिए 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, अगर उनको हम लोग क्लासिफाई नहीं करके उनको एक ग्रुप में नहीं डालते हैं अगर हम लोग, तो याद रखेगा आप लोग या हम लोग या पहले के जितने भी साइंटिस्ट हैं या आगे जितने भी साइंटिस्ट आएंगे, वो लोग कभी भी सबका ज्ञान नहीं ले पाएंगे, सबके बारे में नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, सिमिलर कैरेक्टर सिमिलर, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पे हम लोगों ने क्या कर दिया, उनका क्लासिफिकेशन कर दिया। ओके, उसके बाद है मॉडर्न टेक्सोनॉमी का बेस। अब बात करते हैं हम लोग मॉडर्न टेक्सोनॉमी के बेस के बारे में। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी इन सब पर डिपेंड करती है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है उसका, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, सेल स्ट्रक्चर क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उसके बारे में जितना भी होगा ना, सब हम लोग उसके बारे में जानते हैं, तब जाके वो मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहलाती है। अब टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स, याद रखिएगा, चार चीजें इंक्लूड्स होती हैं टेक्सोनॉमी में हमेशा। कौन कौन सी, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। याद रखिएगा कौन कौन सी चार चीजें होती हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके कैरेक्टर को देखेंगे। जब हम कैरेक्टर को देख लेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो क्या है, उसके बारे में हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। फिर उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसको नाम देके उसको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। बस हम लोग को यही करना है। और सिस्टमा नेचुरी की बात करें, तो लिनियस की एक फेमस बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिस्टमा नेचुरी के ऑथर कौन है, सिस्टमा नेचुरी किसने लिखी थी, ठीक है, तो लिनियस ने। और लिनियस ने कौन सी बुक लिखी थी, सिस्टमा नेचुरी। इसी तरह क्या होता है, घुमा फिरा के आपके नीट में क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको हम लोग चिल्लाते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी रीड करो, एनसीईआरटी रीड करो। एनसीईआरटी रीड करोगे तो हर लाइन हर क्वेश्चन आप इजिली पकड़ लोगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात कर लेते हैं हम लोग।
तो टैक्सोनॉमी कैटेगरी का होता है, हर लेवल को टैक्सोनॉमी कैटेगरी कहते हैं, सारे कैटेगरी मिलकर टैक्सोनॉमी हायरार्की बनाते हैं, ठीक है। हर लेवल को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कैटेगरी कहते हैं। कोई भी लेवल है, आप किंगडम जोड़ लीजिए, वो अलग आपका टैक्सोनॉमी है। और उसके बाद फाइलम अलग टैक्सोनॉमी है, ठीक है। इस तरह कर करके ना सबके अलग टैक्सोनॉमी है, और सबको एक साथ मिला देंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी हायरार्की बोलते हैं उसे, ठीक है। और हायर लेवल टू लेस सिमिलरिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे-जैसे हम स्पीशीज से किंगडम्स की तरफ ऊपर जाते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं, याद रखिएगा। यानी कि आप देखेंगे स्पीशीज में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर थे, ठीक है? उसी तरह धीरे-धीरे जब ऊपर आते जाएंगे किंगडम, किंगडम में क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर नहीं आता, सब केवल किसमें आएँगे, केवल और केवल आपके एनिमल किंगडम में आ जाएँगे। टैक्सोनॉमी हायरार्की की बात करते हैं, तो टैक्सोनॉमी हायरार्की असेंडिंग ऑर्डर में स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम। और याद रखिए डिसेंडिंग ऑर्डर अगर पूछ देगा ना, तो वहां पे आपको किंगडम चलना पड़ेगा, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, ठीक है, एक ही में। फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, असेंडिंग ऑर्डर भी आपको याद रखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है, मान लीजिए। तो ऑर्डर याद रखिएगा क्या होगा, डिप्टेरा हो जाएगा, क्लास इंसेक्टा हो जाएगा, जीनस मस्का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करते हैं, ठीक, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लांट्स में क्या होता है, डिवीजन होता है, एनिमल्स में फाइलम होता है, ऑर्डर का सफिक्स क्या होता है, एल्स होता है, और फैमिली का सफिक्स क्या, ठीक है, एसीआई। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मैंगो का एग्जांपल अगर लेते हैं हम लोग, तो मैंगो का एनसीईआरटी आपके एग्जाम, मैंगो, बीट, यही सब एग्जांपल लेती है आपकी। मैं अभी उसका पूरा चार्ट देता हूँ, चार्ट आपको दे देता हूँ, वो आपके नीट में, सॉरी, वो आपके एनसीईआरटी में वो चार्ट दिया गया है। फिर भी मैं उस चार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंगो फैमिली उसकी एनाकार्डियेसी एनिकार्डियेसी होती है। और मैंगो का ऑर्डर क्या होता है, आपका स्पेंडल्स होता है, ठीक है। मैंगो कौन सा फ्रूट है, ड्रूप फ्रूट है। और ड्रूप डेवलप होता है मोनोकार्पली सुपीरियर ओवरी से, याद रखिएगा, मोनोकार्पली सुपीरियर ओवरी से ड्रूप क्या होता है आपका, डेवलप होता है, ओके। अब ये टेबल देखिए, लास्ट हमारा ये, और ये टेबल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, इसे छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से समझना है। अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे, याद रखिएगा, यहीं से एक क्वेश्चन पूछ देता है और बच्चे उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, और इस टेबल को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए कॉमन नेम दिया हुआ है, फिर बायोलॉजिकल नेम दिया हुआ है, जीनस दिया हुआ है, फैमिली दिया, ऑर्डर दिया, क्लास दिया, फाइलम, डिवीजन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैन का दिया हुआ है। मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमोसेपियंस है। और जीनस का क्या है, होमो। और फैमिली क्या है, होमिनिडी। उसके बाद ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा। क्लास क्या हो जाएगा, मेमेलिया। और फाइलम क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा हो जाएगा, ओके। और बात करते हैं हम लोग हाउस फ्लाई की, तो हाउस फ्लाई का कॉमन नेम क्या है, सॉरी, बायोलॉजिकल नेम क्या है उसका, मस्का डोमेस्टिका। और जीनस क्या हो जाएगा, मस्का। और फैमिली क्या हो जाएगी, म्यूसिडेई। और उसके बाद ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिप्टेरा। क्लास क्या हो जाएगा, इंसेक्टा। और फाइलम और डिवीजन क्या हो जाएगा आपका, आर्थ्रोपोडा। मैंगो की, तो मैंगो का क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका हो जाएगा। और जीनस क्या हो जाएगा आपका, मैंजीफेरम। फैमिली क्या हो जाएगी, एनाकार्डियेसी। और उसके बाद ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्पिंडल्स। और क्लास क्या हो जाएगा, डाइकोटिलेडोन। और फाइलम और डिवीजन क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्मियाई, ठीक है, याद रखिएगा। अब वीट की बात करते हैं, लास्ट हमारा क्रिटिकम स्टाइबम। जीनस क्या हो जाएगा, क्रिटिकम। फैमिली क्या हो जाएगी, पोएसी। ऑर्डर क्या हो जाएगी, पोएल्स। उसके बाद क्लास क्या हो जाएगा, मोनोकोटिलिडोन। उसके बाद फाइलम क्या हो जाएगा आपका, एंजियोस्पर्मियाई, ठीक है। तो ये सारे थे आपके, और इस चार्ट को आपको अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। चाहे तो प्रिंट निकाल के, चाहे तो हैंड रिटेन में, सबसे आपको इजी पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। हैंड रिटेन में लिखिए और लिख के अपने टेबल के सामने चिपका दीजिए, और पर डे रिवीजन करिए, ठीक है। और यकीन मानिएगा, इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, और मैं काफी स्पीड से मैंने पढ़ाया है, 2x में देखने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और भी सारे जितने भी चैप्टर हैं आपके क्लास 11 के, क्लास 12 के, वो सारे चैप्टर आपका मैं 35 मिनट टू 40 मिनट, ठीक है, याद रखिएगा। मोस्टली ज्यादा से ज्यादा जाएगा 35 मिनट में, मैं उसको खत्म कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फिर बताइएगा आप लोग कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इतना फास्ट चलेगा या फिर थोड़ा धीरे पढ़ाऊं, थोड़ा टाइम बढ़ा सकता हूं मैं, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए प्लीज अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी देखें। और नीट अगर निकालना चाहते हैं तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और यकीन ना होगा तो आप नीट एग्जाम के बाद मुझसे मिल लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखा दूंगा कि मेरे इस शॉर्ट नोट से आपको मिले हैं। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से जाके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, अपने पास रख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।